Hello everyone, welcome to Ed Sarthi. मेरा नाम लावण्या है and today we are going to continue यूरोप की सीरीज मैपिंग वाली। अब यूरोप में हमने जो अभी तक किया था उसको रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम बाकी के यूरोप को कवर करने चलेंगे। ठीक है जी। यूपीएससी 2023 के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मैपिंग। हर साल यूपीएससी के लिए होता है और इस बार जो भी जगह न्यूज में रही हैं वी आर गोइंग टू कवर दो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये आप पूरा इंडेक्स देख सकते हो कि हम आगे क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो लेट्स सी, अभी जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखी है उनको मैं बता दूं कि एक पार्ट ऑलरेडी पहले रिलीज हो चुका है, तो वो आप जाके देख सकते हो, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, जो इसकी पीडीएफ्स हैं वो आप हमारे पोर्टल पे ऑब्टेन कर सकते हो और जो एमसीक्यूज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो आप हमारे पोर्टल पे जाके ही अटेम्प्ट कर सकते हो। सो क्विज मोड में यू कैन गिव दोस क्वेश्चंस एंड यू विल हैव योर स्कोर। सबसे पहले हमने किया था स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो कि स्पेन और मोरक्को को कनेक्ट करता है। ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जिसके वेस्टर्न साइड पे क्या है, नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन, और ईस्टर्न साइड पे मेडिटेरेनियन सी है। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया था, मेडिटेरेनियन सी किया था। मेडिटेरेनियन सी में मैं दो चीजें ऐड करना चाहती हूँ। वन इज कि अल्बेनिया जो है वो दो बार रिपीट हो गया था। अल्बेनिया को एक ए को जो है वो अल्जीरिया से रिप्लेस कर देना, और एक लेबनन को अनाउंस करना रह गया था। लेबनन इज ऑल्सो अ नेबरिंग कंट्री ऑफ मेडिटेरेनियन सी। क्लियर हो गया। तो हमने इसका निमोनिक क्या बनाया था, साइफाई। साइफाई M4G कासिल ब्लास्ट। ठीक है, एक साइफाई मूवी है जिसका नाम है M4G, जिसमें कासिल को ब्लास्ट किया जाता है। सिंपल एज दैट। फिर हम गए थे क्वेश्चंस पे। देन वी डिड सी ऑफ मरमरा, जो कि टर्की का एक इनलैंड सी है, कंप्लीटली टर्की के अंडर आता है। और अगर हमें मेडिटेरेनियन सी से ब्लैक सी तक जाना हो तो हम कैसे पहुंचेंगे, सबसे पहले हम डार्डिनल स्ट्रेट से जाएंगे, सी ऑफ मरमरा पहुंचेंगे, देन वी विल गो टू द बॉस्फरस स्ट्रेट, थ्रू द बॉस्फरस स्ट्रेट एंड वी विल रीच द ब्लैक सी। तो बॉस्फरस स्ट्रेट वो स्ट्रेट है जो टर्की के यूरोपियन और एशियन पार्ट को सेपरेट करता है, या जोड़ता है आप कह सकते हो। ठीक है, सेपरेट करता है वैसे तो। ठीक है, देन वी वेंट टू द बॉल्टिक स्टेट्स। बॉल्टिक स्टेट्स को याद करने के लिए क्या था, रूट, जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड। ये हमारा निमोनिक था। ये याद करने के लिए ना पिछले लेक्चर पे जाओ एक बार, ये मैं दोबारा से नहीं करवाऊंगी सारा। फिर हम आर्कटिक रीजन पे गए थे। आर्कटिक रीजन एक डिस्क से डिमार्केटेड है और रशिया को उस डिस्क को अपने कब्जे में करने में बहुत फन आता है। तो डिस्क रशिया फन, डिस्क आर फन इज फॉर द आर्कटिक रीजन। देन वी वेंट टू द ब्लैक सी। ब्लैक सी में हमें जाना पड़ेगा अगर हमें टर्किश बर्गर खाना है तो। ब्लैक सी का निमोनिक था टर्किश बर्गर। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां पे आपको याद आया, बॉस्फरस स्ट्रेट आपको दिख रहा है, सी ऑफ मरमरा दिख रहा है, डार्डनल स्ट्रेट आपको दिख रहा है। ठीक है, देन वी ऑल्सो सॉ द स्नेक आइलैंड हियर इन द ब्लैक सी, जस्ट टू द साउथ ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ कोर्स द रशिया यूक्रेन वॉर। फिर हम आए टर्की में। टर्की का एक एआई बैग है विच इज गॉर्जियस। तो टर्की की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, एआई बैग इज गॉर्जियस। ठीक, अर्थक्वेक की वजह से टर्की हैज बीन इन न्यूज। फिर हमने यूक्रेन की बात की। यूक्रेन के लिए जो निमोनिक है उसको याद करने का तरीका है, प्लीज सी महाराष्ट्र RRB, PSMHRRB। ये कंट्रीज हैं, ये इसके आसपास कंट्रीज हैं, ये याद रख लेना। स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया नहीं है यूक्रेन के बॉर्डर पे। ठीक है, और फिर हमने किया कैस्पियन सी। कैस्पियन सी को याद करने के लिए हमें कोई तारीख की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 ही कंट्रीज हैं जो कि कैस्पियन सी की नेबरिंग कंट्रीज हैं। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं हमारे कॉलोनियल पास्ट पे। हाँ जी, हमारा कॉलोनियल पास्ट, इंग्लैंड या फिर यूनाइटेड किंगडम, जिसका इंडिया भी एक टाइम पे हिस्सा था। वी विल स्टडी अबाउट इंग्लैंड एंड एवरीथिंग दैट सराउंड्स इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये है एक देश जिसका नाम है इंग्लैंड। ये एक मास्टर कॉलोनियल कंट्री रहा है फॉर
hundreds of years, है ना. It has been our master colonial country also for about 187 years. England का capital है London, but United Kingdom जो है, this particular phrase is much wider than England. England तो इतने में खत्म हो जाता है, but when you talk about the United Kingdom, you have Wales over here to the western side, you have Scotland over here जो कि northern side पे है, और even जो वेस्टर्न साइड पे एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, उसका जो नॉर्दर्न हिस्सा है ये भी पॉलिटिकली इंग्लैंड के कंट्रोल में आता है. सो इवन द नॉर्दर्न आइलैंड इज द पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, नॉट ऑफ इंग्लैंड बट ऑफ यूनाइटेड किंगडम. ये याद रहेगा. अब साइज वाइज देखो, ये देखो, अगर साइज समझो तो सबसे बड़ी प्रोविंस जो यूनाइटेड किंगडम की है वो क्या है? इंग्लैंड है. ऑफ कोर्स द मास्टर कंट्री, जैसे यूएसएसआर की मास्टर कंट्री क्या थी? रशिया थी, और बाकी की उसकी सैटेलाइट स्टेट्स थी, वैसे यूनाइटेड किंगडम जो है उसकी मास्टर कंट्री इंग्लैंड है. सो लार्जेस्ट कंट्री. द सेकंड लार्जेस्ट इज स्कॉटलैंड. नाउ स्कॉटलैंड इज फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस लाइक एनीथिंग, सो स्कॉटलैंड इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. देन द थर्ड वन इज वेल्स. साइज वाइज अगर आप देखो, third one is Wales, and the fourth one Northern Ireland. So Republic of Ireland और Northern Ireland के बीच में काफी violence चलता रहता है. Why? Because Northern Ireland is also fighting for its independence, and even England and Northern Ireland have a lot of problems between them. There's a lot of violence erupting. ठीक है. There is a section जो कि आयरलैंड में वापस होना चाहता है. There is a section जो Northern Ireland को अलग भी करना चाहता है, and there is a section which wants to remain with the UK. Now, at one point of time, UK was a part, England was a part of your European Union. Now it is not. अब यहाँ पे देख लो कैपिटल्स. ठीक है. कैपिटल्स में देखो, इंग्लैंड का कैपिटल लंदन, ये आप सबको पता ही है. यहाँ पे वेल्स है. वेल्स का कैपिटल है आपका कार्डिफ. कार्डिफ है, ये याद रखना. देन व्हेन यू कम टू स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का कैपिटल है एडिनबर्ग. एडिनबर्ग आपने सुना होगा. यहाँ पे एक और देश है ग्लासगो. ग्लासगो पैक्ट हुआ था अभी, ग्लासगो मीट हुआ था कॉप 26 में. सो दैट ग्लासगो इज इन स्कॉटलैंड. ठीक. देन वी हैव आवर नॉर्दर्न आइलैंड. अच्छा, नॉर्दर्न आइलैंड और आयरलैंड का जो कैपिटल है वो अलग अलग है. नॉर्दर्न आयरलैंड का कैपिटल है बेलफास्ट, और आयरलैंड का जो कैपिटल है वो है डबलिन. ठीक है. डबलिन, अ वेरी 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 डेवलप्ड सिटी, एंड आईटी के सेंस में इट इज एक्सट्रीमली डेवलप्ड. सो ये चीज याद रखना. बाकी क्या याद रह जाएगा? लेट मी जस्ट टेल यू थोड़ा सा. इसके राइट साइड पे जो ईस्टर्न साइड है, यहां पे आपको नॉर्थ सी दिखेगा. स्कॉटलैंड के वेस्टर्न साइड पे, ओवरऑल पूरे यूनाइटेड किंगडम के वेस्टर्न साइड पे आपको अटलांटिक ओशन दिख जाएगा. देन हियर यू विल फाइंड एन आइल ऑफ मैन. आइल ऑफ मैन, आदमी का आइलैंड. ठीक. देन यू विल फाइंड द आयरिश सी. सो आयरिश सी इज टू द ईस्टर्न साइड ऑफ आयरलैंड, नॉट टू द वेस्टर्न साइड ऑफ आयरलैंड. ये याद रखना. आयरिश सी इज टू द ईस्टर्न साइड ऑफ आयरलैंड. तो यहां पे अगर आपको आयरिश सी मार्क करना हो, दिस इज द Irish Sea, this is the Isle of Man. क्लियर होगी ये बात? चलिए, यूनाइटेड किंगडम के बारे में कुछ चीजें समझते हैं. कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी दोनों ही लंदन है. लंदन अभी न्यूज में रहा है. क्यों? क्योंकि लंदन में म्यूनिसिपल वर्कर्स की स्ट्राइक चल रही है. ठीक है. म्यूनिसिपल वर्कर्स की स्ट्राइक क्यों चल रही है? क्योंकि म्यूनिसिपल वर्कर्स की जो वर्किंग एज है वो बढ़ा दी गई है, एंड दैट मीन्स टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ पेंशन दे विल हैव टू वर्क सम एक्स्ट्रा इयर्स, एंड दैट इज व्हाई दे आर रिवोल्टिंग. ठीक है. मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, द कॉमनवेल्थ, द नेटो, द G8, G7 नाउ, एंड EU फॉर्मरली. पहले EU का भी मेंबर था, अब नहीं है, बिकॉज ऑफ अ फिनोमिना कॉल्ड ब्रेक्सिट. और कॉमनवेल्थ जहां तक बात है, इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ, और इंडिया के पार्ट होने के चलते ही ये बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि क्यों हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा है. बिकॉज कॉमनवेल्थ इज नथिंग बट द कॉमन वेल्थ ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, जो सारी कंट्रीज यूनाइटेड किंगडम के कंट्रोल में थी, है कि नहीं. साइज वाइज इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ये है सीक्वेंस. चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं. The United Kingdom consists of England and Northern Ireland, Pema and Iceland, Northern Ireland, Scotland and Wales, Scotland, Wales and Faroe Island, Scotland, Sardinia and Wales. Very easy. It is Northern Ireland, Scotland and Wales. Clear? Question number 2.
How many neighboring countries does Britain actually have? So 3105. It is very clear that the answer is 1. And which is the country? The country is Ireland. Any doubt in this? कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अगर कल को नॉर्दर्न आयरलैंड भी इंडिपेंडेंस पा लेता है यूके से, तो कोई नेबरिंग कंट्री नहीं रहेगी, बिकॉज अल्टीमेटली यूके इज एन आइलैंड. ठीक है, चलिए अब आते हैं आइसलैंड पे. ये देखो आइसलैंड आपको दिख रहा है. इट इज बाय नेम इट साउंड, जैसे मैंने पहले बताया था, बाय नेम इट साउंड्स की पूरा जमा हुआ होगा, बट इट्स एक्चुअली अ वेरी ग्रीन कंट्री. और ग्रीनलैंड जो हमने आर्कटिक काउंसिल के टाइम पे बात करी थी, आर्कटिक सर्कल के टाइम पे बात करी थी, इट इज अ वेरी आइसी कंट्री. सो उल्टा है. आइसलैंड के बारे में ये याद रखना कि इसका जो कैपिटल है ये रेजाविक है. ठीक है, इट इज रेजाविक. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. बाकी आपको यहाँ पे आइसलैंड को लेके बहुत सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है. द ओनली पर्पस ऑफ शोइंग इज रेजाविक. नाउ ये देखो, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं. माउंट फाड्राडस फॉल समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड वेयर? तो माउंट फाड्राडस फॉल जो है वो रेजाविक के जस्ट साउथ में लोकेटेड है. सो द आंसर इज आइसलैंड. इट वाज इन न्यूज ड्यू टू सम इरप्शंस, दैट इज व्हाई इट इज मेंशन्ड हियर. Iceland has the northernmost capital in the world and is the westernmost European country. देखो northernmost capital of the world, चाहे पता हो चाहे नहीं पता हो, आपको ये पता है कि ग्रीनलैंड ऑल्दो कॉन्टिनेंट वाइज जो है वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, बट इट इज पॉलिटिकली अंडर द कंट्रोल ऑफ डेनमार्क. तो सबसे वेस्टर्न मोस्ट यूरोपियन कंट्री कौन सी हुई? वो तो ग्रीनलैंड हुई, क्योंकि इट इज पॉलिटिकली अंडर डेनमार्क. सो दैट इज व्हाई द आंसर बिकम्स फॉल्स. ठीक है, बाकी नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल वाली बात सही है. नाउ लेट्स कम टू आयरलैंड. आयरलैंड में मोस्टली हम चीजें ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे. देयर आर जस्ट सम थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू. क्योंकि आयरलैंड और इंग्लैंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चलती रहती है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, चलता ही रहता है. तो कहां से ये सेपरेट हो रही हैं और कहां से ये मिल रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फॉर इंस्टेंस अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो रैडक्लिफ लाइन हमेशा ही न्यूज में रहेगी. इंडिया चाइना की बात करें तो मैकमोहन लाइन विल ऑलवेज बी इन न्यूज. इंडिया अफगानिस्तान की बात करें या पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात करें तो दुरांद लाइन विल ऑलवेज बी इन न्यूज. ये सब के बारे में हम एशिया में बात करेंगे. बट हियर what you have to understand is which is the water body which actually separates Ireland and overall United Kingdoms and specifically Wales. Which is the water body जो कि आयरलैंड और वेल्स को सेपरेट आउट करती है? इट इज सेंट जॉर्जेस चैनल. St. George's Channel is the one which separates Ireland and United Kingdom. United Kingdom में भी वेल्स को सेपरेट करती है. क्लियर हो गई? ठीक है, उसके बाद डबलिन कैपिटल है, ईस्टर्न साइड पे डबलिन है. इट इज अ कोस्टल सिटी आयरिश सी के पास में. सो ये चीज याद रह जाएगी. बाकी नॉर्थ अटलांटिक ओशन यहाँ पे है, आपको दिख जाएगा. ठीक है, सो देयर इज नथिंग मच टू अंडरस्टैंड हियर. बस ये एक चीज अंडरस्टैंड देखो कर लो, कुछ आइलैंड्स के नाम है. जैसे यहाँ पे लिखा है डिंगल बे, और यहाँ पे क्या है? ग्रेट ब्लास्केट आइलैंड है. एंड देयर इज ऑल्सो वैलेंसिया आइलैंड. नाउ व्हाई आर दीज आइलैंड्स इंपॉर्टेंट? अगर मैं कनाडा की बात करूं, कनाडा में अपने ज्योग्राफी में पढ़ा है न्यू फाउंड लैंड. न्यू फाउंड लैंड इज द प्लेस ऑन द कैनेडियन कोस्ट विच इज द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड. है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि वहां पे एक कोल्ड करंट और एक वार्म करंट आके मिलते हैं. कौन से वाले? लैब्राडोर करंट मिलता है और आपका गल्फ स्ट्रीम मिलता है. वही गल्फ स्ट्रीम जब पूरा अटलांटिक ओशन पार करके यहां पे टच करता है तो इट ऑल्सो मेक्स इट अ वेरी गुड पोर्ट. इट ऑल्सो वार्म्स द वाटर्स. जो बर्फ जमी हुई होती है उसको वार्म करता है एंड पोर्ट्स के लिए बढ़िया कर देता है. दैट इज वाई historically UK and even Ireland have been very good when it comes to shipping. ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन आपका आया है द मेन बॉडी ऑफ वाटर separating Britain from Ireland is the Irish Sea. ये फैक्ट है. What is the name of the southerly section of this sea between South Wales and Ireland? So St. George's, the Bristol Channel, St. David's Channel या फिर St. Patrick's Channel. So ये आपको जो लिखा है ना southerly section of this sea between South Wales and all, ये south additional डाल के confuse कर देंगे आपको when it comes to your exam. आंसर इसका सेम ही रहेगा, that is the St. George's Channel. Clear?
चलिए, याद हो रहा है धीरे धीरे। अब आ जाते हैं लेक बाइकल पे। लेक बाइकल पहले भी पूछी जा चुकी है। इट इज रैपिडली श्रिंकिंग, है कि नहीं, रैपिडली श्रिंकिंग लेक है एंड पहले भी पूछी जा चुकी है, सो इट विल ऑलवेज बी इन न्यूज। लेक बाइकल अगर आप देखोगे लोकेशन वाइज, इट इज जस्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ मंगोलिया and when you see its structure, it is a long lake like this. It looks actually looks like a long banana, है ना। तो ये लेक बाइकल है आपका। अब लेक बाइकल के बारे में बहुत सारी चीजें हमें जाननी है, वो जानेंगे, बट रशिया का भी देख लो। अब आप बोलोगे कि रशिया को क्यों इंक्लूड किया है यहाँ पे, रशिया तो एशियन पार्ट में है एंड स्पेशली जो लेक बाइकल है वो तो बिल्कुल एशियन पार्ट में है, बिल्कुल सही बात है, बट रशिया इज अ यूरेशियन कंट्री and that is why some parts, like minute parts of it, we will be covering in the Europe series and the rest of it we will be covering in the overall Asia वाला series। ठीक है जी। मॉस्को जो रशिया का कैपिटल है, इट इज टुवर्ड्स द यूरोपियन साइड ऑफ रशिया, सो प्लीज रिमेंबर दैट, है ना। और बाकी ये जो लेक बाइकल है ये साइबेरिया रीजन में आती है ना। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब लेक बाइकल के बारे में समझो कि इट इज द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड एंड द डीपेस्ट पॉइंट व्हेन इट कम्स टू लेक्स ओवरऑल। यानी कि अगर आप सी की बात करेंगे और सी की गहराई से आप लेक की गहराई को नापेंगे तो लेक बाइकल की कोई गहराई नहीं है, बट अगर आप कॉन्टिनेंटल पॉइंट से कहीं भी कंपेयर करेंगे कि सबसे गहरी जगह विद इन द कॉन्टिनेंट्स कहां पर है, वो आपकी लेक बाइकल है। ठीक है, and it is a problem that it is rapidly shrinking, you know, because it has been a very important fresh water source for this area, है ना। तो ये हो गया। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। Now, with reference to Lake Baikal, consider the following statements. Lake Baikal is the oldest existing freshwater lake on Earth. It is the world's second largest lake by volume, and it is the world's longest lake. कौन सा statement सही है? 1 and 2, 1 only, 1 and 3, 1, 2 and 3. So हमें पता है first one is definitely correct. Even the second one over here is correct. Second largest lake है, and it is your job to tell me in the comments कि largest lake by volume कौन सी है. You will be telling me. Third statement is wrong. It is not the world's longest lake, and this is also your असाइनमेंट कि आप मुझे बताएंगे कि कहां पे है और कौन सी है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लेक। सो लार्जेस्ट लेक बाय वॉल्यूम बतानी है आपको और लॉन्गेस्ट लेक बतानी है। सो प्लीज डू ड्रॉप इन द कमेंट्स, और जो सबसे जल्दी सही आंसर का कमेंट करेगा वी विल गिव अ रिएक्शन एंड अ कमेंट टू दोस आंसर्स एज वेल। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग। सो यहां पे आंसर है 1 and 2 ओनली। ठीक है, लेक बाइकल इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक सिचुएटेड इन साइबेरिया। The Baikal GVD telescope, one of the 3 largest neutrino detectors in the world. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ये आपको ऑलरेडी पता है। सेकंड भी सही है। तो सेकंड एज अ फैक्ट मैं आपको बता रही हूं कि लेक बाइकल जीवीडी टेलीस्कोप इज वन ऑफ द 3 लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, चलिए। Okay, now let's come to the Nordic countries. Now this is something which is of great interest to a lot of people. और Nordic countries, चलो मैं ये वाला मैप आपको दिखाना चाहूंगी. This is a more accurate one. क्योंकि देखो ज्यादातर जगह जब आप देखोगे ना नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में, तो आपको ग्रीनलैंड उसका हिस्सा नहीं दिखाएगा, क्योंकि लोग अज्यूम कर लेते हैं अच्छा ग्रीनलैंड तो डेनमार्क के अंडर ही है, तो लोग अपने आप अज्यूम कर लेंगे। बट व्हेन यू ऑफिशियली ओपन द वेबसाइट of the Nordic countries, तो ऑटोनॉमस टेरिटरी ऑफ ग्रीनलैंड अलग से मेंशन है वहां पे। तो कल को अगर ऑप्शंस में आ गया कि ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ द नॉर्डिक कंट्रीज और नॉट, इट इज अ पार्ट ऑफ द नॉर्डिक कंट्रीज। ठीक है, तो यहां पे देखो नॉर्डिक कंट्रीज की खासियत ये है, हमेशा ये न्यूज में इसीलिए रहती हैं, एक्सट्रीमली डेवलप्ड कंट्रीज, एक्सट्रीमली डेवलप्ड कंट्रीज। सो यहां पे देखो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, 3 तो याद करना बहुत इजी है, जो तीनों साथ में बेस्ट फ्रेंड्स हैं ये तीनों कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। नाउ ये कंट्रीज हमेशा ऑन द टॉप ऑफ द डेवलपमेंट इंडेक्स रहती है, चाहे वर्ल्ड हैप्पीनेस ले लो, वर्ल्ड कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, एजुकेशन ले लो, ऑलवेज ऑन द टॉप। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, एनएसएफ। ठीक है, इसके जस्ट साउथ में डेनमार्क है, एंड डेनमार्क आप देखो कितनी छोटी कंट्री है, बट इट इज एक्चुअली
having its territory in such a big country that is called Greenland. तो डेनमार्क, डेन्स were also colonial powers, है ना. सो यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इसके जस्ट साउथ में डेनमार्क, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी है एलैंड आइलैंड करके, और ये फिनलैंड के पॉलिटिकल कंट्रोल में आती है. ठीक है. सो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइलैंड एंड डेनमार्क, ये जो लैंड वाली कंट्रीज हैं ये नॉर्डिक कंट्रीज में देखी जाती हैं. जैसे आइसलैंड, अब देखो आइसलैंड भी एक नॉर्डिक कंट्री ही है, एंड यहाँ पे जैन मेन है, ये अलग से नॉर्डिक कंट्री में नहीं इंक्लूड होती. आइसलैंड होता है फारो आइलैंड्स, फारो आइलैंड्स इज ऑल्सो अ नॉर्डिक कंट्री. जैन मेयन ऐसे नहीं होगा, जैन मेयन अलग से इंक्लूडेड नहीं है. नॉर्वे एक नॉर्डिक कंट्री है तो उसके चलते जैन मेयन भी आ जाएगा. स्वालबार्ड इन नॉर्वे, यहाँ पे क्या है, स्वालबार्ड में एक जीन बैंक है, द gene bank which will help protect our community and various other species in case the entire earth perishes, है ना. the dead end वाला जो बैंक है वो स्वालबार्ड में है. ठीक, चलो अब हम देखते हैं. आपको थोड़ा सा इनकी लोकेशन समझ में आ गई ना. दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज ग्रीनलैंड. अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि हिस्टोरिकली जब कॉलोनियल मैप्स बनते थे तो ग्रीनलैंड को ना बहुत बड़ा दिखाया जाता था, और आज भी बहुत सारे मैप्स में आप देखोगे कि ग्रीनलैंड को बहुत बड़ा दिखाया जाता है. और ये एक तरीके की स्ट्रैटेजी होती थी कि इंडिया जैसी ईस्टर्न कंट्रीज को जो है वो छोटा दिखाएंगे और इनको दिखाएंगे कि बहुत बड़ी कंट्रीज हैं. इवन दी स्मॉल कंट्रीज, डेनमार्क जैसी कंट्री को भी बड़ा दिखाते थे कि वी आर बिग कंट्रीज. यूके देखो कितनी छोटी सी कंट्री है, बट एक्चुअल में जब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी वगैरह इन्वेंट हुई और पता चला तो ये पता चला कि दीज कंट्रीज आर नॉट एज बिग, है ना. तो दीज आर ऑल्सो द मेथड्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग कॉलोनियलिज्म. समझ रहे हो. तो अब देखो यहाँ पे नॉर्डिक कंट्रीज को याद करने के लिए मैं आपको कोई निमोनिक नहीं देने वाली हूं, क्योंकि नॉर्डिक कंट्रीज आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे. यू हैव बीन लिसनिंग टू दीज कंट्रीज, जस्ट दैट सम फैक्ट्स हैव टू बी एडेड. आपको स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, ये चार याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ये चार एकदम बेस्ट फ्रेंड्स हैं. आपको कुछ लैंड वाली कंट्रीज याद करनी है, जैसे आइसलैंड, आइसलैंड दो बार हो गया, जैसे एलैंड, जैसे फारो आइलैंड एंड ग्रीनलैंड. सो जस्ट 4 countries ending with land: Iceland, एलैंड, फारो आइलैंड एंड ग्रीनलैंड. just 4 you have to add. डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ये चारों याद हो जाएंगी. सो यहाँ पे आप दोबारा एक बार मैप देख लो. नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फिनलैंड के साउथ में एलैंड जो कि फिनलैंड के अंडर है, नॉर्वे के जस्ट साउथ में आपका डेनमार्क है, यहाँ पे बीच में आपका आइसलैंड है, ग्रीनलैंड और आपके नॉर्डिक कंट्रीज के बीच में. और ये जो सी है, ये सी कौन सा है, व्हाट इज दिस सी? दिस सी इज नथिंग बट द बॉल्टिक सी. ठीक है, दिस सी इज नथिंग बट द बॉल्टिक सी. क्लियर हो गई ये बात. चलिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. The term Nordic countries is commonly used for a group of countries comprising of which countries? Denmark, Sweden, Norway. Denmark, Norway, Sweden, Finland, Iceland. Denmark, Norway, Sweden, Finland, Ireland, Greenland. या फिर none of the above. अब देखो इसमें आप none of the above भी कर सकते हो, because there are some countries which are missing, but the more appropriate answer, the major countries have been covered. क्योंकि यहाँ पे आपका डेनमार्क भी कवर हो गया जिसके अंदर ग्रीनलैंड आ जाता है, और जो अलग अलग छोटी छोटी टेरिटरीज हैं वो भी इंक्लूड हो गई, आइसलैंड भी आपका इंक्लूड हो गया. तो बाकी जो टेरिटरीज हैं वो दूसरी कंट्रीज के पॉलिटिकल कंट्रोल में आती हैं, हालांकि उन्हें ऑटोनॉमस रीजन्स कहते हैं. दैट इज व्हाई दिस बी इज द करेक्ट आंसर. Finland borders which two Nordic countries? Denmark, Sweden, Norway, Sweden, Iceland, Sweden या फिर डेनमार्क, नॉर्वे. कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती है? आपको पता है कि डेनमार्क तो साउथ में है ना, आइसलैंड बीच में आता है, इट्स एन आइलैंड. तो आप एलिमिनेशन से भी नॉर्वे, स्वीडन तक पहुंच सकते हो. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. On which of the following seas does Norway not have a coastline? नॉर्थ सी, बेरेंट सी, ब्लैक सी, नॉर्वेजियन सी. भाई सॉरी, नॉर्वेजियन सी का तो नाम ही आता है नॉर्वे से, तो नॉर्वेजियन तो हट गया. और ब्लैक सी हम कल कर चुके हैं, पिछली क्लास में कर चुके हैं, बहुत ज्यादा टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड पड़ जाता है, ईस्टर्न एंड सदर्न साइड. सो ब्लैक सी इज करेक्ट इन दिस
एस्पेक्ट नॉर्वे को टच नहीं करता है, ठीक है। ब्लैक सी का निमोनिक जल्दी से याद करके मुझे बताओ, टर्किश बर्गर, याद आया? टर्किश बर्गर इज द निमोनिक फॉर ब्लैक सी। The Faroe Islands are an autonomous region of which Nordic country? Denmark, Iceland, Norway, Sweden. तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसे फाकलैंड आइलैंड के पीछे आ गया क्वेश्चन कभी, तो वैसे फरो आइलैंड भी आपका डेनमार्क की टेरिटरी। सो डेनमार्क अच्छा खासा कॉलोनियल अभी भी बना हुआ है, ऐसा नहीं कि डेनमार्क ने सारा कॉलोनियलिज्म खत्म कर दिया। नाउ लेट्स कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट नॉर्ड स्ट्रीम pipelines, very much in news, and you know why it has been in news, क्योंकि 2022 में नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन पर हुई थी बॉम्बिंग, एंड अनइन्फॉर्म्ड सोर्सेस की तरफ से हुई थी, बट नॉर्ड स्ट्रीम 2 की जो पाइपलाइन है वो 2 मेजर पाइपलाइंस उसकी फट गई थी, एंड इट्स स्टिल नॉट रिपेयर्ड। सो बेसिकली हुआ ये है कि रशिया से जो एनर्जी आती है यूरोप तक, बेसिकली जर्मनी तक आती है, जर्मनी से बाकी यूरोपियन कंट्रीज पे जाती है, वो आपकी हो गई, वो आपकी स्टॉप हो गई, वो आपकी स्टॉल हो गई, एंड दैट इज व्हाई देयर वाज एन एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस इन यूरोप। विंटर्स भी आ रही थी और बहुत डर था कि विंटर्स निकलेंगी कैसे, क्योंकि हमारे पास गैस ही नहीं है, दे ऑपरेट ऑन गैस, है ना। तो अब देखो ये नॉर्ड स्ट्रीम एग्जैक्टली है कहां पे। पहली बात तो यहाँ पे देखो दिस इज रशिया, है ना, यूरोपियन साइड ऑफ रशिया। यहां पे आपको नॉर्ड स्ट्रीम 1 दिख रही है और यहां पे आपको नॉर्ड स्ट्रीम 2 दिख रही है। सो नॉर्ड स्ट्रीम 1 का जो ओरिजिनेशन हुआ था वो हुआ, मतलब जो इनॉग्रेशन हुआ था 2011 में हुआ था, नॉर्ड स्ट्रीम 2 का 2012 में हो गया था। और पर्पस इनका यही है कि भाई रशिया में जो एक्सेस गैस के रिसोर्सेज हैं वो रशिया यूरोप को बेचकर, सप्लाई करके उससे पैसे कमा सके, यूरोप की भी एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो बनी रहे, क्योंकि अल्टीमेटली रशिया इज अ यूरेशियन कंट्री, है ना। तो अब देखो आपको याद क्या रखना है, रशिया के वायबॉर्ग से, मॉस्को भी इसी साइड है, याद है आपको, रशिया के वायबॉर्ग से गल्फ ऑफ फिनलैंड से शुरू होते हुए बाल्टिक सी के थ्रू ये पहुंचती है जर्मनी, और जर्मनी में पहुंचती है ग्रीफ्सवॉल्ड पे, तो ग्रीफ्सवॉल्ड याद रहेगा। दूसरी चीज जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है वो उस लुगा, या लुगा भी बोलते हैं इसको सिर्फ, तो लुगा से अगेन गल्फ ऑफ फिनलैंड से शुरू होके बाल्टिक सी से होते हुए जाके अगेन जर्मनी के ग्रिफ्सवॉल्ड में जाके अपनी एनर्जी देती है। अब आप बोलोगे ये जो स्ट्रीम है ये है कहां जी, क्या ये ऊपर बिछी हुई है या फिर हवा में है, कहां है? ये स्ट्रीम अंडर वाटर है, ठीक है, दिस इज अंडर वाटर, एंड थिंग्स विच आर केप्ट अंडर वाटर, यू नो, ऑप्टिकल केबल्स को भी अंडर वाटर ले करने की बात की जा रही है, बिकॉज दे आर मोर स्टेबल, है ना, उनको बॉम्ब करना भी इतना ईजी नहीं है। बट देखो यहाँ पे अंडर वाटर होने के बाद भी नॉर्ड स्ट्रीम 2 की कुछ इंपॉर्टेंट 2 पाइपलाइंस को बॉम्ब कर दिया गया। अभी तक ऑब्वियसली देखो काफी चांस है, मैं बोलूंगी नहीं, बट सबको पता है कि किस कंट्री ने ये करवाया होगा, है ना, बट ये चीज अभी ऑफिशियली नहीं हुई है प्रूफ कि कहां से ये बॉम्बिंग्स आई थी। बट हियर यू कैन सी जो अभी हमने एरिया कवर किया, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इसके ऊपर कौन सी कंट्री होगी? फिनलैंड होगी, ठीक है, ये देखो ये फिनलैंड है, इसके जस्ट साउथ में गल्फ ऑफ फिनलैंड है, ये आपका बाल्टिक सी है, ये आपका नॉर्थ सी है। क्लियर हो जाना चाहिए, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो Nord Stream 1 or Nord Stream 2 can transport a combined total of 110 billion cubic meters of gas a year to Europe for at least 50 years. So it is a very long term investment. साथ ही साथ में Russia is now taking over its resources over Arctic also. आर्कटिक के अगर रिसोर्सेज रशिया के हाथ लग गए तो डेफिनेटली जो गैस रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो नॉर्ड स्ट्रीम्स की जो रेलेवेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। In 2022, 3 pipes of Nord Stream were ruptured by unexplained blast in September. One of the Nord Stream 2 pipelines remains intact. So actually 3 पे bombing हुई थी, and जो यूरोप है उसकी एनर्जी सिक्योरिटी को आया था बहुत बड़ा खतरा। Now, the Nord Stream pipelines was quite often in news. Look at the following statements. Nord Stream is a network of offshore natural gas pipelines in Europe. Nord Stream twin pipeline system goes through the Black Sea. Both pipelines land in Germany. 1 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, या फिर none of the above. ऊपर मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि नीचे आंसर लिखा हुआ है.
सो आपको पता है क्या आंसर है? ऑफ शोर का क्या मतलब है कि ये आपका जैसे इंडिया है, ये इंडिया का शोर है। अगर मैं मुंबई हाई की बात करूं जहां पे पेट्रोलियम रिसोर्सेज हैं, इट्स एन ऑफ शोर पेट्रोलियम रिजर्व, सो अवे फ्रॉम द शोर। तो ये ऑफ शोर नेचुरल गैस पाइपलाइन है, बिल्कुल है। ब्लैक सी नहीं है ये, ठीक है। कौन सा सी है ये आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि अभी अभी मैंने उसको डिस्कस किया है एंड आई डोंट वांट कि सारा जो नॉलेज है वो मैं ही आपके दिमाग में डाल दूं। ब्लैक सी नहीं है तो कौन सा सी है? जस्ट वी कवर्ड दैट। बोथ पाइपलाइंस लैंड इन जर्मनी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो 3 क्वेश्चंस पूछ लिए मैंने अभी तक, है कि नहीं? लॉन्गेस्ट लेक मैंने पूछ लिया, लार्जेस्ट लेक बाय वॉल्यूम मैंने हाँ लार्जेस्ट लेक बाय वॉल्यूम मैंने पूछ लिया, और मैंने पूछ लिया कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस कौन से सी से होती हुई जाती हैं। क्लियर? चलो अब आ जाते हैं पोलैंड पे। अब आप बोलोगे मैम पोलैंड क्यों पढ़ रहे हैं हम स्पेसिफिकली? भाई पोलैंड ने यूक्रेन को खुला, बहुत ही खुला सपोर्ट दिया है एंड अल्टीमेटली चैलेंज किया है रशिया की हेजेमनी को, रशिया के एग्रेशन को। और पोलैंड ने यूक्रेन को बेसिकली बोला है कि वी आर विद यू एंड वी आर गोइंग टू हेल्प यू सर्वाइव दीज अटैक्स। बहुत एग्रेसिवली रशिया के अगेंस्ट पोलैंड बोल रहा है, सो विल ऑलवेज बी इन न्यूज। और तो और पोलैंड में देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड वॉर्सो। वॉर्सो से आपको याद आना चाहिए वॉर्सो पैक्ट, विच वॉज एक्चुअली फंक्शनिंग अगेंस्ट नाटो। तो नाटो जो था या नेटो जो भी आप बोलते हैं, ये एक मिलिट्री अलायंस है जो अभी भी चल रहा है, लेड बाय द यूएसए, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कैपिटलिज्म की तरफ जाते हैं। पोलैंड जिसका कैपिटल वॉर्सो है, वॉर्सो अलायंस या वॉर्सो पैक्ट जो था वो रशिया लेड पैक्ट था फॉर द कम्युनिस्ट कंट्रीज, है ना, टू टैकल द नाटो डोमिनेंस एंड कोल्ड वॉर के टाइम पे। तो एक टाइम पे जो कंट्री पोलैंड इतना ज्यादा प्रो रशिया था, वन ऑफ द सैटेलाइट स्टेट्स ऑफ रशिया, तो अब एकदम से ऐसा क्या हुआ? एकदम से तो नहीं हुआ, बहुत ग्रेजुअली हुआ कि इतना एग्रेसिवली इट इज एक्चुअली फेवरिंग यूक्रेन। दैट इज व्हाई वी आर कवरिंग इट। सो पोलैंड की नेबरिंग कंट्रीज को कैसे याद करोगे? पोलैंड के नेबरिंग कंट्रीज को याद करने के लिए जो निमोनिक है मैं बता देती हूं। देखो तुम पोलैंड में गए, तुमने वहां पे एलजी का सब्सक्रिप्शन लिया और उसमें तुमने सीआरआर के पैसे का इस्तेमाल किया, ठीक है। पोलैंड में गए, एलजी का सब्सक्रिप्शन लिया एंड आपने उसमें अपने सीआरआर, क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है ना, ऐसे याद करने के लिए रख लो कि पोलैंड में मान लो आरबीआई के गवर्नर गए पोलैंड, वहां पे उन्होंने एलजी का सब्सक्रिप्शन लिया और उसके लिए उन्होंने सीआरआर का पैसा जो आरबीआई के पास पड़ा होता है उसका इस्तेमाल किया। सो पोलैंड, एलजी, सब सीआरआर। क्या कंट्रीज हैं? लिथुएनिया, जर्मनी, स्लोवाकिया, नॉट स्लोवेनिया, ओके, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, चेक रिपब्लिक। सो चेक रिपब्लिक के दोनों ही वर्ड्स यूज हुए हैं, CR, ठीक है, चेक रिपब्लिक एंड रशिया, ठीक है। पोलैंड वाउड टू अनलीश ऑल इट्स MiG-29s ऑन रशिया इन यूक्रेन, ठीक है। सारा कुछ अपने सारे जो मिसाइल्स हैं MiG-29 जो जेट एयरक्राफ्ट्स हैं वो रशिया के अगेंस्ट यूज करने को पोलैंड ने तैयार हो गया है। पोलैंड इट्स एक्टिवली अपोजिंग रशिया इन द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर एंड इट जॉइंड नेटो इन 1999। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो 1999 में पैदा हुए होंगे या आपके कोई जानने वाले भी होंगे जो 1999 में पैदा हुए होंगे। सो पोलैंड जॉइंड नेटो इन 1999, ठीक है जी। वॉर्सो याद रहेगा। इसके जस्ट ऊपर क्या है? बाल्टिक सी है। अभी मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, याद करो थोड़ा सा, ठीक है। जस्ट वेस्ट में इसके जर्मनी है। यहाँ पे आपका बेलारूस आपको दिख रहा है, यूक्रेन दिख रहा है, लिथुएनिया दिख रहा है, ठीक। स्लोवाकिया, नॉट स्लोवेनिया, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया इज सॉरी स्लोवेनिया इज बॉर्डरिंग द मेडिटेरेनियन, वो वहीं पे है बस, ठीक। क्वेश्चंस पे आ जाएं। पोलैंड शेयर्स बॉर्डर्स विद 7 कंट्रीज, which border is the longest? बेलारूस, जर्मनी, चेक रिपब्लिक या फिर रशिया? अब ये जो चीजें होती हैं ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड ही सॉल्व हो सकती हैं, तो ये इसका जो आंसर है वो है आपका चेक रिपब्लिक, दैट इज योर सी, ठीक है। चेक रिपब्लिक के साथ इसका पोलैंड का लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। सेकेंड क्वेश्चन, ऑन व्हाट सी इज पोलैंड्स कोस्टलाइन लोकेटेड? गल्फ ऑफ बॉथनिया, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी या फिर गल्फ ऑफ फिनलैंड? तो देखो जब आपने बाल्टिक सी पढ़ा था तब भी आपने पोलैंड पढ़ा था, है ना। क्या क्या था
कि रूड जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, याद आ गया? तो तब भी आपने पढ़ा था पोलैंड, अब आप पोलैंड पढ़ रहे हो तो आप बाल्टिक सी पढ़ रहे हो, तो आपका बाल्टिक सी यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, इंटरलिंकेज ऑफ नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे आपने बाल्टिक सी पढ़ा, उसमें पोलैंड था ना, तो यहाँ पे आपको बाल्टिक सी का निमोनिक एकदम से ऐसे याद आना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट वन, which of these countries does not border Poland on the east? लिथुएनिया, यूक्रेन, बेलारूस, लाटविया। ईस्ट वीस्ट का छोड़ो, आपको ये पता होना चाहिए कि लाटविया एक्चुअली में बॉर्डर करता ही नहीं है। सो द आंसर हियर इज डी, लाटविया। क्लियर होगी बात? All right, we have covered the second part of यूरोप की मैपिंग सीरीज। So I'm really proud of you कि आपने इसको बहुत ही अच्छे से बढ़िया से कवर किया एकदम। एंड जो इसके क्वेश्चंस हैं, गो टू आवर पोर्टल, अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस एंड गेट योर स्कोर। ठीक है, यू विल फील गुड अबाउट एक्चुअली अप्लाइंग योर ब्रेन। अभी मैं बोल रही हूँ, मेरा दिमाग चल रहा है, आपका दिमाग सिर्फ सुन रहा है। आपका दिमाग कब करेगा? जब आप एक्चुअल में जाके उसको अटेम्प्ट करोगे। मैपिंग के क्वेश्चंस 4 से 5 घुमा फिरा के आ ही जाते हैं, सो दिस विल बी हेल्पफुल। बाकी लेट मी जस्ट टेल यू कि यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस 2024 की प्रिपरेशन का बैच 2 हम लोग लॉन्च करने वाले हैं 1 मई से, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर कोर्स इफ यू वांट टू गिव योर प्रिपरेशन अ प्रॉपर बूस्ट, अ प्रॉपर स्टार्ट। उसी कोर्स में आई विल बी टेकिंग पॉलिटी एंड यू कैन यूज दिस कोड सारथी 10, देख लेना डबल आर है यहाँ पे, ठीक, वरना कोड लगेगा नहीं, सारथी 10, और आपको इस पे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या क्या, यू कैन जस्ट हैव अ लुक। यू विल बी हैविंग वीकली शेड्यूल एंड योर असाइनमेंट्स, तो आपकी प्रिपरेशन को एक शेड्यूल मिलेगा। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, 500 प्लस आवर्स ऑफ क्लासेस टू कवर द प्रीलिम्स कंटेंट, लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशन, तो वो डीआरएस हर सब्जेक्ट के फैकल्टी अलग लेंगे, जैसे पॉलिटी के डाउट रेजोल्यूशन मैं लूंगी, ठीक, लाइव आंसर राइटिंग सेशंस, ठीक, and mentorship sessions on a regular basis. Some sessions Varun sir will be taking, some I will be taking, our other faculties will be taking, so you can benefit from that. बाकी यहाँ पे you all know this course, this is Dr. Shivin Chaudhary's course, जहाँ पे we have started with the environment module, science and tech module जो है वो पूरा हो चुका है, and if you subscribe to the environment module you will be getting access to the science and tech one as well, and the entire cost that you will be bearing would be 2948, उस पे भी आप कोड लगा सकते हैं SNT 10, ठीक है? So that's pretty much it. ओके, सो यस, दिस इज आवर रिजल्ट एंड होपफुली हमारे जो अभी आप लोग देख रहे हैं, आई वांट टू सी अ लॉट ऑफ यू इन दिस लिस्ट when the result comes next time. और अगर आप इस बार दे रहे हो तो of course prelims, mains, interview, you must, I really wish that you clear all the stages in your first go, second go, third go, whichever attempt it is. I wish you all the very best. Take care and I will see you all in the next class. Bye bye.